स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने परीक्षार्थियों के लिए, खासकर जो सुदूरतम क्षेत्रों में रहते हैं, कई बार रणनीतिक चूक से वो चयनित नहीं हो पाते, उन परीक्षार्थियों को ध्यान में रखकर दृष्टि आईएएस ने यूट्यूब के माध्यम से कई प्रकार की योजनाओं को प्रारंभ किया है। इस प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों का एक सारगर्भित विश्लेषण उत्तर के साथ ही साथ यह देखा गया कि विशेष रूप से परीक्षार्थियों में मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग स्किल अर्थात उत्तर लेखन के दक्षता में या क्षमता में एक कमी पाई गई है। उस कमी की वजह से परीक्षार्थी अच्छी जानकारी के बावजूद भी अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाते, या कई बार चयनित हो भी जाते हैं तो जिसे कहते हैं नीचे से लटकना, अर्थात नीचे के रैंक्स में आते हैं, अच्छे रैंक को सुनिश्चित नहीं कर पाते। इसलिए टीम दृष्टि ने यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह प्रयास किया कि उन विद्यार्थियों में उत्तर लेखन क्षमता का एक बेहतर विकास किया जा सके, ताकि अच्छे रैंक के साथ अपने चयन को वो सुनिश्चित कर सके। इस प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2021 में जो मुख्य परीक्षा संपन्न हुआ था, उसके प्रश्नों का उत्तर भूगोल, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी या आपदा प्रबंधन का अर्थात जो फर्स्ट पेपर में है और थर्ड पेपर में है, आप तक पहुंचाया जा चुका है। यह कार्य दृष्टि आईएएस की ओर से मैं संजीव श्रीवास्तव कर रहा हूँ। पर्यावरण, पारिस्थितिकी और साथ में आपदा प्रबंधन भी, भूगोल जो फर्स्ट पेपर का है उसके साथ साथ। तो इसी प्रक्रिया में अब 2021 के मुख्य परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त कर चुके हैं। आपने देखा होगा, जिसमें मेरा यह प्रयास है कि पहले आपको प्रश्न के समझ को समझाऊं, आखिर प्रश्न की मांग क्या है। कई बार कुछ टर्म्स होते हैं जो बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, फिर ये उत्तर किस धारा प्रवाह या किस प्रकार के तथ्य और अवधारणाओं को जोड़कर लिखा जाए, इस पर भी एक संशय आता है। तो प्रश्न को सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा, जो 21 के मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के विश्लेषण की प्रक्रिया में मैंने किया था। तत्पश्चात प्रश्न का जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, अर्थात मांग जो है, वो बताऊंगा। फिर एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण दूंगा आपको, ताकि आप समझ सकें कि किस प्रकार के तथ्य और अवधारणा पे कितने शब्द और कौन सा मॉडल या डायग्राम हमें पेश करना है। यह भी मैंने आपसे कहा था, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मॉडल और डायग्राम या मैप जरूर दें, क्योंकि उत्तर की गुणवत्ता या उत्तर का श्रृंगार होते हैं जो आपको बहुत बेहतर अंक दिलाकर बेहतर अंक के साथ, बेहतर रैंक के साथ चयनित होने में मदद करते हैं। तो चलते हैं, आज से प्रारंभ करते हैं 2020 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे गए प्रश्न हैं, उनके उत्तर को। ये पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को प्रमुख भौतिक प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश पे तो फोकस्ड है ही, उत्तर प्रदेश को प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए इसके भाबर और तराई क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पे कई बार मैं प्रयास करता हूँ परीक्षार्थियों से पहले बात कर लूँ, भाई उनकी सोच क्या है, वो कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। उन परीक्षार्थियों से जो या तो उत्तर प्रदेश में चयनित हो चुके हैं अच्छे रैंक या यूपीएससी के लिए वो भी तैयारी में है, या वे परीक्षार्थी भी जो यूपीएससी के इंटरव्यू तक जा चुके हैं, अर्थात उनका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, प्रेजेंटेशन है, एक बेहतर गुणवत्ता के साथ या गुणवत्ता के स्तर पर आ चुका है। यहाँ पर एक टर्म है भौतिक प्रदेश, ध्यान रखिएगा। भौतिक प्रदेश में फिजियोग्राफिकल नहीं है, फिजिकल रीजन से, और फिजिकल रीजन में जलवायु आदि की विशेषताएं भी शामिल हो सकती हैं। इसी को हम प्राकृतिक प्रदेश अर्थात नेचुरल रीजन भी कहते हैं। लेकिन प्रश्न का जो दूसरा भाग है, जैसे विभाजित करते हुए इसके भाबर और तराई क्षेत्रों के भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करें, तो यहां यह स्पष्ट है कि भौतिक प्रदेश से आशय जो भौगोलिक प्रदेश हैं, जैसे इसको हम स्थलाकृतिक प्रदेश कहते हैं, फिजियोग्राफिक रीजन्स, वही पूछा गया है। लेकिन जो भौगोलिक विशेषताएं कही गई हैं, इन भौगोलिक विशेषताओं में हम जलवायु विशेषताओं को भी शामिल करेंगे, वन और मिट्टी की विशेषताओं को भी शामिल करेंगे, क्योंकि यहां पर फिर भौतिक नहीं है, भौगोलिक है। दैट इज ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ भाबर एंड तराई रीजन। तो यहां पर सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन में यह है कि हम उत्तर प्रदेश के यानी प्रश्न की मांग क्या है, सबसे पहले यह समझें। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, प्रश्न की मांग।
और जब इस प्रकार से आप प्रश्न को समझ लेते हैं तो उत्तर में भटकाव की प्रवृत्तियां बहुत कम या भटकाव की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम होती हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान देकर चलना है। प्रश्न की मांग यह है, जो भौतिक प्रदेश लिखा भी गया है लेकिन बाद में लिखा गया भाबर और तराई, इसका तात्पर्य है उत्तर प्रदेश के स्थलाकृतिक प्रदेशों की चर्चा करनी है। तो उत्तर प्रदेश के स्थलाकृतिक प्रदेश, स्थलाकृतिक प्रदेश यानी फिजियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी, है ना। इसमें जो दूसरा पार्ट है वो भाबर और तराई से संबंधित हो जाता है। भाबर एवं तराई के भौगोलिक विशेषता, भाबर एवं तराई के भौगोलिक विशेषता देखो, डिमांड प्रश्न का यही है, अर्थात प्रश्न का पहला खंड है उत्तर प्रदेश के स्थलाकृतिक प्रदेश की चर्चा, स्थलाकृतिक प्रदेशों की चर्चा, और इसका दूसरा भाग है उन्हीं में भाबर और तराई प्रदेश को विशेष रूप से उनके भौगोलिक सूचनाओं को लिखना। अब भौगोलिक सूचना का मतलब हो गया इसमें हम स्थलाकृति के साथ साथ कम से कम जलवायु में वर्षा तो जरूर लिखना चाहिए हमें, वर्षा, मृदा एवं वनस्पति। अब यहां पे मानवीय गतिविधियों को हम शामिल नहीं करेंगे, साथ में थोड़ा बहुत यदि जैव विविधता भी हम लिख सके तो हम लिख सकते हैं, जैव विविधता। ये प्रश्न की मांग है, अर्थात डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, अगर आप प्रश्न को बेहतर प्रकार से समझ पाते हैं तो। अब इसी में मैं कॉपी कर लेता हूं, इसको कॉपी करके प्रश्न के प्रेजेंटेशन को बना देता हूं। अर्थात यहां पे देखिए प्रश्न का मांग हुआ, प्रश्न के मांग के अनुरूप यदि हम उत्तर को बनाएं अर्थात प्रस्तुतिकरण, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। देखो, प्रेजेंटेशन में हम एक इंट्रोडक्शन देंगे जो प्रश्न के अनुरूप होगा। यहां आप परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश को प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए इसके भाबर और तराई क्षेत्रों के भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जो इंट्रोडक्शन होता है वो हमेशा पहले पार्ट से होता है। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज आपको इंडिकेट कर दूं, अधिकांश पुस्तकों में जो उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेश या स्थलाकृतिक प्रदेश का वर्गीकरण है वो तकनीकी रूप से गलत है। उनकी गलतियों को यहाँ बताने में नहीं आया, लेकिन आपको यदि मैं वो समझाऊंगा नहीं तो आप भी उसी गलत चीज को वहां प्रेजेंट कर देंगे। जैसे अधिकांश पुस्तकों में है उत्तर प्रदेश का स्थलाकृतिक वर्गीकरण में भाबर और तराई, और फिर लिखा हुआ है मैदान, और फिर लिखा हुआ है पठार और पहाड़ी। तो क्या भाबर और तराई मैदान से अलग होता है? नहीं होता। अर्थात मध्यवर्ती मैदान का ही स्थलाकृतिक संरचनात्मक जो भाग है, एक है भामर, दूसरा है तराई, तीसरा है बांगर, चौथा है खादर, इसी में फिर डेल्टा, रे, कल्लर ये सब भी आएंगे। लेकिन स्थलाकृतिक प्रदेश की चर्चा करेंगे तो चार को लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक स्थलरुद्ध राज्य है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, सागर तक इसकी पहुंच नहीं है, तो डेल्टा तो आएगा नहीं, है ना। तो यहां पे भामर, तराई, बांगर और खादर ये मैदान के ही पार्ट होते हैं। मैं चार्ट बना के दूंगा आपको, तो ध्यान रखिएगा। इसमें आप इस विषय में मत आइएगा कि इंफॉर्मेशन किसका फॉलो करें। किसी भी पुस्तक को आप पढ़िएगा, एनसीईआरटी को भी आप पढ़िएगा, तो मध्यवर्ती मैदान का के अंतर्गत ही जो संरचनात्मक विविधता दिया गया है या उसके पार्ट्स को दिया गया है, बांटा गया है, वर्गीकरण किया गया है, वो भामर तराई मैदान में ही आता है, मैदान से अलग नहीं है। तो हम कम से कम जो भौगोलिक तथ्य हैं, अवधारणाएं हैं, उनको उसी रूप में प्रस्तुत करें, तब तो बेहतर मार्क्स आएगा। तो पहला प्रेजेंटेशन के अंतर्गत हम एक
इंट्रोडक्शन देंगे जिसको हम कहते हैं परिचय। ये देंगे हम 15 शब्दों का, 15 शब्दों का, ये 20 भी हो सकता है, बट प्रयास करना है 15 शब्दों का, है ना। और यहीं पर हम एक चार्ट देंगे, फ्लो चार्ट देंगे। फ्लो चार्ट से बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से मुख्य स्थलाकृतिक प्रदेश हैं। एक फ्लो चार्ट देंगे या एक चार्ट के माध्यम से हम बताएंगे, चार्ट देंगे प्लस एक मैप देंगे यूपी का, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। तो एक फ्लो चार्ट देंगे, एक मैप देंगे यूपी का, और फ्लो चार्ट से स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन से क्षेत्र कहां कहां कैसे होंगे। मैप भी तो दे रहे हैं। अब इसके पश्चात हम भौतिक प्रदेशों पर लगभग 60 शब्द खर्च करेंगे, 50 भी हो सकता है। जो पहला पार्ट है, जैसे वहां दिया ना पार्ट 1, ये हो गया पार्ट 1, और ये हो गया पार्ट 2। जो क्वेश्चन का है ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। आ रहा है समझ में? तो यहां पर चार्ट और मैप के साथ हम पार्ट 1 अर्थात यूपी के भौतिक प्रदेशों की पहले चर्चा कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षार्थियों का ये उत्तर होता है कि इतना कंटेंट देने की आवश्यकता नहीं है। कंटेंट देंगे तो बेहतर लाभ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि विश्लेषण और एक बेहतर प्रेजेंटेशन तो आपको हम दे ही रहे हैं। तो यूपी के भौतिक प्रदेशों की चर्चा, यहां पर हम शब्द खर्च करेंगे 50 से 60 शब्द, 50 से 60 शब्द। क्लियर हो गया? अब दूसरे भाग में भाबर एवं तराई की विशेषता, ठीक है, यहां पर भी हम लगभग 50 शब्द और कम से कम कुछ मैप आदि देंगे। यही इसका प्रेजेंटेशन होगा। इस प्रकार के उत्तर में, यानी प्रश्न के उत्तर में, कंक्लूजन की आवश्यकता नहीं होती कि बेवजह हमें कंक्लूजन भी अब देना ही है। प्रेजेंटेशन में परिचय जो होगा वो 15 शब्दों का होगा। उसके बाद हम एक फ्लो चार्ट देंगे, और मैंने बता दिया किताबों से मेल नहीं खाएगा, अधिकांश पुस्तकों में मैंने देखा, इसीलिए मैंने आपको इंडिकेट किया। मैदान का ही भाग होता है भामर और तराई में, और थोड़ा रीजन वाइज चले, जिला वाइज चले तो बेहतर गुणवत्ता से उत्तर बनेगा। साथ ही साथ कुछ और भी मैंने देखा, जैसे भामर प्रदेश को पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के उत्तरी सीमा से जोड़ दिया गया, वो तराई प्रदेश है। भामर वही निर्मित होगा जहां पर नदी प्रवेश करेगी मैदान में। तो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से नदी मैदान में प्रवेश नहीं करती है, जहां से प्रवेश करेगी वहीं पर भामर प्रदेश का निर्माण होगा। लेकिन तराई पूरा का पूरा पर्वतपदीय क्षेत्र में होता है, तो तराई तो पूरा बनेगा। मैं मैप पे बताता हूं आपको। कुछ छोटी छोटी जो तकनीकियां हैं वो आपको ध्यान में रख के चलना है, तभी बेहतर मार्क्स आएगा। और मैं हमेशा कहता हूं 75% मार्क्स आप इंश्योर कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन उस 75% मतलब मोस्ट आउटस्टैंडिंग मार्क्स के लिए हमें बहुत शानदार, गुणवत्ता युक्त और साथ में कुछ तकनीकियों का ध्यान रख के ही उत्तर लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया इस प्रश्न का प्रेजेंटेशन, अर्थात उत्तर प्रदेश को भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए इसके भाबर और तराई क्षेत्रों के भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। परिचय होगा 15 शब्दों का, एक चार्ट देंगे, एक मैप देंगे, फिर यूपी के जो भौतिक प्रदेश हैं उनकी चर्चा करेंगे 50 से 60 शब्दों में, और भाबर एवं तराई जो विशेषता है उसकी, उस पर 50 शब्द, और यहां पर भी हम एक दो मैप देंगे। क्लियर हो गया? यानी मैप और चार्ट की बात करें तो एक मैप यहां पे हो गया और एक चार्ट भी यहां पर है, साथ में एक आध मैप तो कम से कम और हम इसके साथ देंगे, तो बेहतर गुणवत्ता का उत्तर होगा। ठीक है? और इसी प्रकार से अब ये हम यहां पे मिटा दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हालांकि ये पहले पेज पे है, कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन से कंसर्न है, प्रश्न की मांग क्या है,
और ये प्रश्न में हम किस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे इसकी बात है। अब परिचय में हम प्रयास कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अवस्थिति को हम बता दें। पूछा गया है भौतिक प्रदेश, लेकिन भौतिक प्रदेश को विश्लेषित करने में यदि अवस्थिति की कोई भूमिका संभव है या भूमिका है तो उसे देने में क्या हर्ज है, बेहतर होगा, है ना। तो मध्यवर्ती मैदान के मध्यवर्ती भाग में, मध्यवर्ती मैदान के मध्यवर्ती भाग में उत्तर प्रदेश एक स्थलरुद्ध राज्य है। मैं लिखता हूं उत्तर, इसका उत्तर होगा, यहां से हम चलेंगे, मध्यवर्ती मैदान के मध्यवर्ती भाग में मध्यवर्ती मैदान के मध्यवर्ती भाग में उत्तर प्रदेश एक स्थलरुद्ध लैंडलॉक्ड राज्य है। अब ये इसके लोकेशन को बता रहा है कि ये कहां पर है। ये उत्तर में हिमालय की सीमा तय करता है और दक्षिण में पठार की सीमा को तय करता है। इसीलिए उत्तर में भामर और तराई प्रदेश है और दक्षिण में पठारी और पहाड़ी प्रदेश है, क्योंकि सीमांत प्रदेश हो जाता है ना, और बीच में मध्यवर्ती मैदान है। तो मध्यवर्ती मैदान के बीच में है तब तो दोनों ओर मैदान ही होगा, अर्थात ईस्ट और वेस्ट में। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो यहां पर है, हम लोग यहीं पे चाहे तो दे दें, उत्तर में हिमालय का सीमांत तथा दक्षिण में पठार का सीमांत राज्य है। यह भी आप दे सकते हैं। और यहीं पर मेरा मानना है कि आप एक मैप दें। क्लियर हो रहा है? लेकिन मैप से पहले एक ये हो गया, इसके बाद उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेश प्रदेशों को या प्रदेश निम्नलिखित है, क्योंकि हमें शब्द बचाना है, ये ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित है। अब यहीं पर हम एक चार्ट देंगे और उस चार्ट के माध्यम से बताएंगे कि कौन कहां कैसे है। देखिए, जैसे यूपी के भौतिक प्रदेश, इस चार्ट में पहला लेंगे हम यूपी के मैदान, सिंपल आप ले सकते हैं मैदान या मैदानी भाग ले सकते हैं। दूसरा में लेंगे पठार एवं पहाड़ी। क्लियर हुआ? इसका पूरा उत्तरी भाग जो है वो मैदान ही है, उत्तरी और मध्यवर्ती भाग। इसमें पहले को बांट देंगे भाबर एवं तराई, इसको की स्पेशली पूछा गया है, भाबर एवं तराई। और दूसरा हो जाएगा बांगर एवं खादर। ये मैदान के ही पार्ट हैं, मैदान से अलग नहीं है। ये मैं इसलिए आपको फिर से इंडिकेट कर रहा हूं क्योंकि अधिकांश पुस्तकों में मैंने देखा कि बांगर और भामर और तराई को मैदान से अलग दिखाया गया है। यानी एक हो गया भामर और तराई, दूसरा हो गया मैदान, और फिर पठार और पहाड़ी। तो तकनीकी रूप से यह गलत होगा, बांगर और खादर। अब पहाड़ और पठारी को हम पहले लेंगे बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का, या सिंपल बुंदेलखंड का पठार लिख देते हैं पूरा, पठार।
ये एक पार्ट हो गया। साथ में हो जाएगा विंध्यन पहाड़ी, विंध्यन पहाड़ी, और तीसरा हो जाएगा बघेलखंड पठार। बघेलखंड का ये भौगोलिक दृष्टिकोण से या भौतिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश को इतने भागों में बांटा गया है। अब ध्यान रखिएगा, मैं रिपीट करता हूं, ये फ्लो चार्ट जो सामान्य चल रहे पुस्तक हैं बाजार में उनसे मैच नहीं करेगा, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के गजेटियर को भी पढ़िएगा या भारत के भूगोल के किसी स्तरीय पुस्तक को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा ये वर्गीकरण ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इसको आप मैदान से अलग नहीं कर सकते और पहाड़ और पठारी को भी अलग नहीं कर सकते। साथ में किसी भी पुस्तक में जनरली जो प्रस्तुत है भारत के भूगोल वाले तो मैच कर जाएगा। बघेलखंड के पठार को उत्तर प्रदेश से जोड़ा नहीं गया है, जबकि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, वही सोनभद्र जिला मैं आपके साथ बताता हूं, बघेलखंड के पठार से ही संबंधित है। चंदौली का भी कुछ पार्ट, चंदौली तो बिजनेस से भी कंसर्न हो जाता है, संबंधित हो जाता है। तो जो सोनभद्र जिला है वो बघेलखंड पठार का विस्तार है, जो मध्य प्रदेश में मूल रूप से है, परंतु उत्तर प्रदेश का ये सोनभद्र जिला उसी से अंतर संबंधित है। सोन नदी और सोन की जो सहायिका है रिहंद, बोलता रिहंद नदी है, यहीं पर रिहंद नदी पर नदी घाटी परियोजना का निर्माण करके हिंडाल्को एल्यूमिनियम फैक्ट्री का भी निर्माण किया। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम लोग चाहें इस वर्गीकरण को विस्तार दे देंगे मैप के साथ, क्योंकि शब्द हमें बचाना भी है। अब उत्तर प्रदेश के एक मैप को लें, आप ये मैप बनाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, और मैप बनाना बहुत आसान है। ये सहारनपुर के बाद बिजनौर हो जाता है, मुजफ्फरनगर, बिहार का यही पोर्शन है, यहाँ से यही है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। यहां से हम देखेंगे तो ये बिहार देखेंगे इसी प्रकार से कट है, थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ है, यही है उत्तर प्रदेश का मानचित्र। बनाना बहुत आसान है। अब इस ट्रैक्ट में आपको ध्यान ये रखना है कि ये पूरा का पूरा ये यहां से यहां तक ये भामर और तराई प्रदेश है, भामर एवं तराई प्रदेश है, इसी के विषय में स्पेशली हमको लिखना है। और सबसे ज़्यादा जो भामर और तराई है ये जैसे सहारनपुर है, ये बिजनौर है, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, है ना। इसके बाद लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, पीलीभीत आएगा, फिर लखीमपुर खीरी आएगा, श्रावस्ती आएगा, बहराइच आएगा, गोंडा आएगा, महाराजगंज आएगा। मैं चर्चा करता हूँ इस पर। इसके अलावा आप देखिएगा तो यहाँ से लेकर के ये क्षेत्र पूरा हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार। थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ मैं। ये हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार ये पूरा का पूरा झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, है ना। फिर ये यहाँ पे ये वाला इलाका हो जाएगा बघेलखंड का पठार। और दोनों के जो बीच का इलाका है ना, ये वाला, ये हो जाता है उत्तर प्रदेश में विंध्यन
विंध्यन पहाड़ी, ये मिर्जापुर। अब यहां पर देखोगे प्रयागराज भी है, तो क्या प्रयागराज में भी विंध्यन आएगा? प्रयागराज जिला बहुत बड़ा है, हेडक्वार्टर से आप मत जोड़िएगा, तो उसमें विंध्यन का अवशिष्ट पार्ट प्रयागराज से भी कंसर्न हो जाता है। अब घिस गया है, वो पठारी भाग हो गया है, क्लियर हो रहा है? तो थोड़ा सा या इसको नीचे ही मैं कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, कोई कंफ्यूजन ना हो। चित्रकूट की पहाड़ियों आदि से, यही मिर्जापुर का है, चंदौली समाप्त होकर के बिहार में कैमूर हिल के नाम से जाना जाता है, तो विंध्यन पहाड़ी। अब इसके अलावा जो ये पार्ट है प्रयागराज तक, मैं इसको लाल पेन से लेता हूं ताकि आपको कलर वही दिखे। अब यहां से ये जो पार्ट है बांगर प्रदेश, और ये हो जाता है खादर प्रदेश। तो ध्यान से देखिए, तो बहुत तकनीकी रूप से खादर प्रदेश से विंध्यन को अलग कर दिया गया, सोनभद्र अर्थात बघेलखंड के पठार को अलग कर दिया गया, और ऊपर में तराई को भी अलग कर दिया गया, अर्थात मूल रूप से खादर प्रदेश अब आपके सामने बचा। अब जिला वाइज सूचना दें तो तराई प्रदेश और भामर प्रदेश का अलग होगा, बांगर प्रदेश का अलग होगा, बुंदेलखंड प्रदेश का अलग होगा, विंध्य प्रदेश का अलग होगा, बघेलखंड का अलग होगा। कम से कम 5-7 जिले तो दे सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, कंटेंट हमारे विश्लेषण को एक बेहतर आधार देता है और गुणवत्ता को बढ़ा देता है। हाँ, उसके बाद हम डिटेल में चलेंगे भामर एवं तराई में। तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहला हमने लिया था मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। तो सबसे पहले मैदानी प्रदेश में भामर एवं तराई, यहां पे इतना ही लिख के हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इसको तो डिटेल में विश्लेषित करेंगे ही करेंगे। फिर लेते हैं हम बांगर एवं आंध्र प्रदेश। अब यहां पर बांगर और खादर से हम चर्चा शुरू कर देंगे, क्योंकि पहले हम इसका चर्चा तो करेंगे ना। तो बांगर और खादर में क्या चर्चा करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रदेश जो, देखो यहीं पर दिल्ली है, ये दिल्ली एनसीआर है, इसी में इधर है गाजियाबाद, नोएडा, है ना, इधर आ जाएगा शामली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो दिल्ली, या दे सकते हैं इसमें, दिल्ली से और ज्यादा ऑथेंटिकेशन बढ़ेगा, दिल्ली से लेकर प्रयागराज बांगर प्रदेश है। इसमें गाजियाबाद, नोएडा, शामली, हापुड़, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, शाहजहांपुर, हाथरस, देखो मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद ये सब आ जाएगा तराई में, उसको मैं छोड़ रहा हूँ। हाथरस, आगरा तथा उन्नाव, उन्नाव जिले शामिल हैं। अब कई बार आपको लगेगा कि सर हम तो ये जिलों का सूचना ही देते रह गए, ऐसा नहीं है। अब लिखेंगे आप कि बांगर प्रदेश प्रायः बाढ़ मुक्त होता है, यह पुरानी जलोढ़ मृदा है, यह पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान है, पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान है जो प्रायः बाढ़ मुक्त होता है।
जो प्रायः बाढ़ मुक्त होता है। इतने से ज़्यादा सूचना हमें नहीं देनी चाहिए। आप चाहें तो थोड़ा सा दे सकते हैं कि यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 80 सेंटीमीटर होती है, इससे ज़्यादा नहीं। अब ये ध्यान रखिएगा, ये तराई वाला कटा हुआ है, तो बांगर प्रदेश की विशेषता यहाँ पे आपने बता दिया है ना। इसमें यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बांटा हुआ है। जो फ्लो चार्ट दिया था मैंने फ्लो चार्ट में, तो ये बांटा हुआ है ना, तो भावर तराई को छोड़ के मैंने पहले बता दिया बांगर और खादर। अब चलते हैं हम लोग बुंदेलखंड का पठार, बिंदन पहाड़ी और बघेलखंड का पठार। बुंदेलखंड पठार, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर एवं महोबा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में चेंज करूंगा। मैं बता दे रहा हूँ क्या चेंज कर रहा हूँ। जब बांगर मैंने यहाँ दिया है ना, तो बेस्ट प्रेजेंटेशन होगा पहले हम इसके बाद खादर दें। मैं पहले खादर दे देता हूँ, उसके बाद चलेंगे बुंदेलखंड। खादर, खादर प्रदेश, यह मुख्यतः पूर्वी यूपी का मैदानी भाग है। पूर्वी यूपी का मैदानी भाग है, चूंकि पठारी भाग तो अलग करना है हमें। अयोध्या, प्रयागराज, देवरिया, गोरखपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, वाराणसी एवं बलिया जिले में है। यह नवीन जलोढ़ निक्षेप है। नवीन जलोढ़ निक्षेप है जो प्रायः बाढ़ग्रस्त होता है, परंतु बांगर से उर्वर होता है। अब ये प्राइम फीचर हो गया खादर का। तो आपने बांगर और खादर, यहां लिखा आपने बांगर, इसके बाद लिखा आपने खादर। क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद बचता है बुंदेलखंड का पठार। तो मैं बुंदेलखंड पठार जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर एवं महोबा जिले में विस्तृत। क्लियर हो गया। वर्तमान में
उत्खात भूमि, जिसको बैडन टोपोग्राफी कहते हैं, या बीहड़ हेतु प्रसिद्ध, उत्खात भूमि या बीहड़ हेतु प्रसिद्ध, यद्यपि खनन कार्य या खनिज संसाधन भी उपलब्ध। इतना परिचय काफी है, शब्द को हमें बचाना है, क्योंकि आप काउंट करेंगे तो लगभग हम 45 शब्द के आसपास पहुंच भी चुके होंगे, 60 हमने कहा था आपसे। तो बुंदेलखंड का पठार, अब यहां फिर लिखेंगे विंध्यन पहाड़ी, विंध्यन पहाड़ी मुख्यतः मिर्जापुर, यहीं पर इसे विंध्याचल कहते हैं, मिर्जापुर एवं थोड़ा सा ले सकते हो जो चुनार की पहाड़ियां हैं, वो भी विंध्यन से ही कंसर्न है, चुनार बनारस में हालांकि आता है, और चित्रकूट की पहाड़ियां, चित्रकूट एवं चुनार। क्लियर हो गया? मिर्जापुर, चित्रकूट एवं चुनार। अब इसकी क्या विशेषता है, तो देखो यही रेंज शैडो इलाका बनाता है, इसलिए मिर्जापुर में वर्षा की मात्रा 80 सेंटीमीटर है, कुछ क्षेत्रों में तो 70 भी है, लेकिन इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में 100 सीएम है। इसी विंध्यन पर्वत के कारण से रेन शैडो का निर्माण होता है। अब इसके अलावा जो चौथा था, वो था बघेलखंड का पठार। यह मुख्यतः सोनभद्र जिले में विस्तृत है, थोड़ा बहुत चंदौली भी है। अब देखो ये अभी तक जो आपने पढ़ा वो उत्तर प्रदेश का भौतिक वर्गीकरण पढ़ा और उसका विश्लेषण पढ़ा। पढ़ा मतलब आप लिखेंगे सब, थोड़ा थोड़ा सा मैं डिटेल इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके लिखते समय उसकी कटौती ना हो, सूचना आपके पास पर्याप्त हो। तो अभी तक देखो मैंने उत्तर के जो पार्ट्स दिए, वो परिचय आपका पूरा मैंने दे दिया, परिचय मैंने पूरा दे दिया, चार्ट और जो मैप हमने कहा था दे दिया, साथ में उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेशों की चर्चा डिटेल में दे दी। अब बच रहा है भाबर एवं तराई की विशेषता। यहां पर एक मैप देंगे, क्योंकि भाबर और तराई के लिए नदियों को दिखाना आवश्यक है, नदियों को, है ना। तो चलते हैं हम लोग, अब हम उत्तर के दूसरे खंड में चलते हैं, भाबर एवं तराई। इसलिए वहां पे हमने उसको नहीं लिखा था भाबर, किसी को भामर भी कहते हैं, जो प्रश्न में हो उसी को आप यूज करेंगे। प्रश्न में है भाबर, तो आप भाबर ही लिखिए, वहां पे दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है। भाबर एवं तराई, इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे भाई? यह मैदान के ही भाग हैं, या ये मैदान के ही भाग हैं। तो पहला तो सूचना यही हो गया कि भाबर एंड तराई रीजन्स आर द पार्ट ऑफ द प्लेन, मैदान के ही भाग हैं। क्लियर हो रहा है? अब कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? नदियां जहां पर्वतों का त्याग कर मैदान में
उतरती हैं वहीं भाबर प्रदेश, भाबर, या पहले यही देते हैं, भाबर एवं तराई निर्मित होते हैं। भाबर एवं तराई निर्मित होते हैं। क्लियर हुआ? तो पहले हमने बता दिया कि ये मैदान के ही भाग हैं, मैदान के ही भाग हैं, लेकिन ये तराई मतलब पर्वत पदीय क्षेत्रों में विकसित होते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल 14 जिले हैं ऐसे, 14 डिस्ट्रिक्ट्स आर कंसर्न विद द भाबर एंड तराई। तो यहाँ पे थोड़ा इसको और विस्तार देंगे। कैसे भाई? तो जहां नदी मैदान में उतरती है, ढाल मंद होने के कारण, मंद होने के कारण, ढाल मंद होने के कारण गोलाश्मों का निक्षेप करती है, जिससे जलोढ़ पंख एवं जलोढ़ शंकु निर्मित होते हैं, वही भाबर है। अब देखो, ये भाबर के विषय में थोड़ा हमने डिटेल किया, लेकिन बेहतर ये होगा कि नदियों के क्रम से हम भाबर को समझाएं। तो यहाँ पे अगर ऐसे सहारनपुर होगा, ये बिजनौर हो गया, यही है सहारनपुर का इलाका जो यहाँ तक हरिद्वार है। ये हो जाता है बिजनौर का इलाका। अब इसमें महत्वपूर्ण ये है कि यही वाला ट्रैक्ट है तराई का। ये हमने आपको पहले भी बताया था, लेकिन तराई और भामर में एक फर्क होगा। ये तराई और भावर में फर्क क्या होगा कि जहां नदी प्रवेश करेगी वहीं बनेगा भावर। जैसे ये नदी है यमुना, यमुना हरियाणा के यमुना नगर और सहारनपुर के पश्चिमी सीमा से प्रवेश करती है। फिर ये हो जाती है गंगा, जो यहाँ पर सहारनपुर के, हरिद्वार यहीं पर है, सहारनपुर के इधर, और इधर हो जाता है बिजनौर, ये हो जाती है गंगा। फिर आएगी रामगंगा, यहां पर आ जाएगी काली, ये है रामगंगा, काली। और काली को ही मैदान में कहेंगे शारदा।
फिर शारदा जाके मिल जाएगी घाघरा में। ये है घाघरा। घाघरा में आगे मिलेगी राप्ती। तो राप्ती से तो नहीं बनता बहुत ज्यादा। यहां पर एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है गंडक। जो भामर का निर्माण करने वाली नदियां हैं, ये नदी भामर का निर्माण करेगी, यमुना। गंगा में तराई का निर्माण होता है जो कि हरिद्वार में मिल रही है, परंतु सहारनपुर का ये इलाका ये भामर का ही इलाका है। रामगंगा का ये इलाका भामर का इलाका है। काली का ये इलाका भामर का इलाका है। शारदा का, राप्ती का और गंडक का ये पूरा का पूरा यहाँ तक, थोड़ा गंडक का ज़्यादा बड़ा है। तो जो मैंने इंडिकेट किया है ना, मैं पिंक से इंडिकेट कर दे रहा हूँ, यही भामर का इंडिकेशन है और रेस्ट है तराई। ये है भामर, ये है भामर, ये है भामर। अब भामर और तराई को हम कॉमन लेके चलें ये उचित नहीं होगा, और रेस्ट हो जाता है तराई। हम इन सब को, ये पूरा का पूरा हो जाएगा तराई, मतलब भामर के आगे तराई। तो जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु निर्मित होते हैं वही भाबर है, और गोलाश्मों का निक्षेप करती है। ठीक है, तो जहां नदी मैदान में उतरती है वही होगा भाबर। अब तकनीकी रूप से भाबर क्या है ये आपको समझ में आ रहा होगा। और भाबर के दक्षिण में आगे क्या होता है, तराई। लेकिन थोड़ा और बता देते हैं, जलोढ़ शंकु निर्मित होते हैं वही भाबर है। उत्तर प्रदेश में यह लगभग 16 किलोमीटर चौड़ा है, जो सहारनपुर, बिजनौर, बिजनौर में मेन मुख्य रूप से सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, आदि जिलों में विस्तृत है। फैला है या विस्तृत है, एक ही बात है। तो जिले के साथ साथ एग्जैक्ट जो मैप है उसके अकॉर्डिंगली आपने बताया कि कहां कहां पर इसका विकास किस किस प्रकार से होगा। साथ में आप चाहें तो यह बता सकते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भाबर गंगा, सबसे बड़ा भाबर गंगा सहारनपुर में। इसके अलावा शारदा, काली और शारदा, शारदा को ही मैदान में, मतलब काली को ही मैदान में शारदा कहते हैं, साथ में घाघरा और गंडक नदियां बनाती है। भामर का मुख्य विकास, यमुना भी ले लें, यमुना, गंगा, काली, इसी को डाल रहे हैं डैश शारदा, काली डैश शारदा, घाघरा एवं गंडक नदियां बनाती हैं। इसमें कुछ सूचना चाहे तो आप कम कर सकते हैं, चूंकि सूचना ज्यादा हो गया। तो भामर प्रदेश क्या होता है एग्जैक्टली, जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु जैसे टर्म्स भी मैंने इसमें इसलिए मेंशन कर दिया है ना, यहां से लेकर के। और इसी में फिर एक मानचित्र रिक्वायर्ड था, वो भी मैंने दे दिया है। क्लियर हो रहा है।
अब चलते हैं हम लोग खादर की, सॉरी तराई की। तराई भाबर के आगे छिछला बेसिन नुमा संरचना तराई है जो उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड एवं नेपाल के सीमांत क्षेत्र में लगभग 32 किलोमीटर तक विस्तृत है। देखो, एक तो सूचना हुआ जो सब जगह लागू होगा। तराई क्या है भाई? तो भाबर के आगे एक छिछला बेसिन नुमा, गर्त नहीं कहेंगे, बेसिन कहेंगे, नुमा क्षेत्र होता है। संरचना तराई है। यूपी में उत्तराखंड और नेपाल, उत्तराखंड नेपाल दोनों पैरेलल हो जाते हैं, के सीमांत क्षेत्र में लगभग 32, देखो भामर था 16 किलोमीटर तक और तराई है लगभग 32 किलोमीटर तक। जब ये लगभग छिछला होगा, बेसिन नुमा होगा, तो यहां जल जमाव, चूंकि थोड़ा विशेषता भी तो बताना है, तो यह जल जमाव का क्षेत्र होता है। इसीलिए यहां सदाहरित वन पाए जाते हैं। जबकि औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर ही है। देखो, 150 सेंटीमीटर में एवरग्रीन फॉरेस्ट का विकास मुश्किल है, लेकिन चूंकि वहां जल जम जाता है तो जल की उपलब्धता तो हो गई ना। जैसे वर्षा हुई और जल बह गया, प्रवाहित हो गया, एकत्रित नहीं रहा, तो जितनी वर्षा हुई उसके अनुरूप वनस्पति समुदायों का विकास होगा। उत्तर प्रदेश के किसी भी राज्य जिले में 200 सीएम वार्षिक वर्षा नहीं होती, लेकिन उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में 150 सीएम वार्षिक वर्षा के ही कारण, क्योंकि वो जल जमाव का क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है, इसलिए सदाहरित वनस्पति का विकास होता है। क्लियर हो गया? तो सेम है, यह दलदली भूमि है, यहां पर्याप्त, या पर्याप्त तो कुछ कोरिलेटिव हो जाता है ना, यहां पे अधिक जैव विविधता, जैव विविधता पाई जाती है। अब इसको चाहो तो तुम बता सकते हो। अगर सहारनपुर से लें, बिजनौर आदि से, मैं इसी केवल ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं जो उत्तर प्रदेश का तराई वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहां पर आप देखोगे ये है कालागढ़ टाइगर रिजर्व। बेसिकली इसी के ऊपर ये वाला इलाका है जिम कॉर्बेट का। जो नैनीताल जिले में जिम कॉर्बेट है वो उसी के उत्तर में है। मुरादाबाद से, मुजफ्फरनगर से, रामपुर जो है उत्तर प्रदेश का, दक्षिण में रामपुर है
और उत्तर में चले जाओगे तो जिम कॉर्बेट आ जाएगा। तो कालागढ़ टाइगर रिजर्व है, ये जिम कॉर्बेट से कट के ही बना है। साथ में इधर आओगे लखीमपुर खीरी यारी के पास, तो टाइगर रिजर्व 4 है यहाँ पर, प्लस वन्य जीव अभयारण्य। यहां पर आओगे दुधवा नेशनल पार्क, क्लियर हो रहा है? यहीं पे 4 ऐसे टाइगर रिजर्व्स और वेटलैंड्स हैं। यहां आओगे, हालांकि उत्तर प्रदेश में कम है, वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर इसका मूल पार्ट है बिहार में, लेकिन इसका तराई क्षेत्र से कंसर्न है। तो यहां पे इतना सूचना आप दे देते हो तो आपका उत्तर पूरा हो जाता है। अब मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। प्रश्न था उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश को प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए इसके भाबर और तराई क्षेत्रों के भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिवाइड उत्तर प्रदेश इनटू मेजर फिजिकल रीजन्स एंड डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल features of the Bhabar and Tarai regions. And at first we have to go to understand the question, means what is the appropriate demand of the question. Then demand of the question is we have to divide the UP in physiographic regions. स्थलाकृतिक प्रदेशों में हमें विभाजित करना है। भाबर और तराई भौगोलिक प्रदेश की विशेषताओं को विशेष तौर पर देना है, साथ ही मृदा वनस्पति जो मैंने लास्ट में दिया है ना। इसके बाद मैंने उत्तर का एक प्रेजेंटेशन बनाया आपके लिए। परिचय में 15 से 20 शब्द लेंगे, उसके पश्चात एक चार्ट देंगे, एक मैप देंगे यूपी का, यूपी के भौतिक प्रदेशों की चर्चा करेंगे 50 से 60 शब्दों में, और उसके बाद विशेष तौर पर चर्चा करेंगे भाबर और तराई की। कंक्लूजन की आवश्यकता नहीं है। तो शुरू मैंने किया यहाँ पर कि मध्यवर्ती मैदान के मध्यवर्ती भाग में उत्तर प्रदेश एक स्थलरुद्ध राज्य है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में पठार का सीमांत राज्य है। यहाँ पे इसको आप टर्म चाहे तो कम कर सकते हैं। उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में, यहाँ पे 2 बार लिखने के बजाय आप 1 बार भी लिखें तो चल जाएगा। उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में पठार का सीमांत राज्य है उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेश निम्नलिखित, जिसमें कि मैदान को भाबर और तराई में और फिर बांगर और खादर में। ये इसलिए भी मैंने कर दिया क्योंकि इस पे हमें स्पेशली लिखना था। और पठार को बुंदेलखंड का पठार, बिंदन पहाड़ी और साथ में बघेलखंड का पठार के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसको मैप बना करके एक बेहतर परिचय के साथ कौन कौन सा कहाँ कहाँ आता है आपको दिख रहा है। ये बुंदेलखंड पठार हो गया, ये झांसी ललितपुर इसी में आएगा। बिंदन पहाड़ी हो गया, ये मिर्जापुर हो जाएगा, यहाँ चित्रकूट है, बांदा है, और सोनभद्र जिला हो गया बघेलखंड का पठार। ये हो गया भामर एवं तराई, ये खादर प्रदेश, ये बांगर प्रदेश। ऐसा मैप आप जरूर दीजिए। फिर मैंने शुरू किया मैदानी प्रदेश से, बांगर प्रदेश से, चूंकि भामर और तराई पर विशेष रूप से लिखना था। तो पश्चिमी यूपी जो दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक बांगर प्रदेश है, इसमें गाजियाबाद, नोएडा, शामली, हापुड़, मथुरा, आगरा, है ना, शाहजहांपुर, ये सारा, उन्नाव, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और यही है बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश को बुंदेलखंड से अलग कर दिए क्योंकि स्थलाकृतिक प्रदेश को हम लिख रहे हैं, ठीक है। 80 cm वार्षिक वर्षा होती है, लेकिन इसकी विशेषताओं को प्रश्न में पूछा नहीं गया। फिर हम चलते हैं खादर प्रदेश पर। यह मुख्यतः पूर्वी यूपी का मैदानी भाग है। अयोध्या, प्रयागराज, देवरिया, गोरखपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, वाराणसी एवं बलिया जिले इसमें शामिल होते हैं। अब इसमें जो थोड़ा बहुत दक्षिणी महाराजगंज वगैरह है वो भी है, बट इतना काफ़ी है। यह नवीन जलोढ़ निक्षेप है जो प्रायः बाढ़ग्रस्त होता है, परंतु बांगर से उर्वर होता है। तुलनात्मक भी आ गया। अब चलते हैं बुंदेलखंड का पठार। जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा जिले में विस्तृत वर्तमान उत्खात भूमि या बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। ये ना दे तब भी चलेगा। बिंदन पहाड़ी मुख्यतः मिर्जापुर में, साथ में जो चित्रकूट की पहाड़ियां हैं और थोड़ा बहुत चुनार, जहां चूना पत्थर पाया जाता है, वो इसी का पार्ट है। बघेलखंड का पठार सोनभद्र जिले में है, जहाँ पे बताया है मैंने, रेणुकूट में हिंडालको, लेकिन ये अभी देना नहीं है। हमेशा अपनी जानकारी देने के बजाय आप प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास करें। फिर इसके बाद चलते हैं हम लोग, तो आ जाता है भाबर और तराई। तो यहाँ एक और मैप देंगे
जो नदियों से कंसर्न हो जाएगा, ठीक है। यदि गंगा नदी को हम लें ऐसे, तो ये गंगा यहाँ पर ऐसे आ जाती है और यहाँ से यमुना ऐसे दिल्ली से होती हुई, यहाँ यमुना ऐसे दिल्ली से होती हुई, मथुरा होती हुई प्रयागराज में जाके मिल जाएगी। उसके पश्चात यहीं पे आगे मिलेगी शारदा, और फिर ये आगे बढ़ेगी तो गंडक। यही है मेन गंगा नदी। सबको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भावर हमें इंडिकेट करना है ना। तो मैदान का ही भाग है। नदियां जहां पर्वतों का त्याग कर मैदान में उतरती हैं, वहीं भावर एवं तराई निर्मित होते हैं। पहले कॉमन दे दिया मैंने। जहां नदी मैदान में उतरती है, ढाल मंद होने से गुलाशयों का निक्षेप करती है, जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु निर्मित होती हैं, वही भावर है। अब देखो, सूचना ऐसा नहीं कि मैं भूल गया हूं। जैसे यहाँ नदी कई बार विलुप्त हो जाती है, रिवर बिकम वैनिस, वो गुलाशयों के अंदर से प्रवाहित होती है। लेकिन वो नदी जहां जल कम होता है, उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई नदी नहीं है, ये पंजाब में हो, और हमें लिखना उत्तर प्रदेश है, इसलिए मैंने उसकी चर्चा नहीं की है। फिर आगे होता है कि वही नदियां तराई में दृश्यगत हो जाती हैं। तो जब उत्तर प्रदेश में ऐसा है ही नहीं, तो उसको हम मेंशन क्यों करें, ठीक है। इसके पश्चात यह लगभग 16 किलोमीटर चौड़ा होता है। सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज जिलों में विस्तृत है। भामर का मुख्य विकास यमुना, गंगा, काली, शारदा, घाघरा एवं गंडक नदियां करती है। विकास उत्तर प्रदेश में यहां पे मेंशन कर देना होगा, यूपी में, है ना। अब सूचना देखो ज्यादा ही हो रहा है, आपको और काटना ही पड़ेगा। फिर आगे तराई में, तो तराई भाबर के आगे छिछला बेसिन नुमा संरचना तराई है, जो यूपी में उत्तराखंड एवं नेपाल के सीमांत क्षेत्रों में लगभग 32 किलोमीटर तक विस्तृत है। यह जल जमाव का क्षेत्र होता है, इसलिए सदाहरित वन विकसित हुए हैं, जबकि औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर ही है। यह दलदली भूमि है, यहाँ जैव विविधता अधिक पाई जाती है। अब यहाँ पर हम लिखें इससे बेहतर है कि एक मैप बना करके इसको इंडिकेट कर दें, ठीक है। ये उसी को मैंने इंडिकेट कर दिया। कालागढ़ टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट के दक्षिण में आओगे, आगे बढ़ोगे, टाइगर रिजर्व वन्य जीव अभयारण्य है, 4 है यहाँ पर, पीलीभीत जिले से लेकर के लखीमपुर खीरी तक। लखीमपुर खीरी से ये स्टार्ट हो जाता है दुधवा नेशनल पार्क, फिर वाल्मीकि नगर। ये पूरा का पूरा ट्रैक्ट है। यही इस प्रश्न का उत्तर है। तो ये प्रयास शब्द ज्यादा थे, उसका कारण ये है, कई बार ये भी होता है कि प्रश्न को समझाने की प्रक्रिया में कंटेंट बहुत कम भी ना हो। इसी कंटेंट, मतलब इसी को सारगर्भित प्रकार से 125 शब्दों में लगभग 140 से 45 शब्द के बराबर मैंने दिया है। कुछ और आप कॉम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि मैं लिखने को तो कॉम्पैक्ट लिख दूंगा, लेकिन फिर हो सकता है कंटेंट का धारा प्रवाह आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस योजना के माध्यम से टीम दृष्टि का यह प्रयास है कि विद्यार्थी सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करें, प्रश्न का उत्तर दें, बेवजह अपनी जानकारी न दें। पहला पॉइंट जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। दूसरा, एक हेल्दी प्रेजेंटेशन पहले ही बना लें, साथ में तय कर लें कि कौन सा मैप या डायग्राम या फ्लो चार्ट आप देंगे, क्योंकि अगर एक उत्तर में कम से कम 3 फ्लो चार्ट या मैप या डायग्राम आप देते हैं, तो कम से कम 15 से 20% मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलता है, और ये अंतिम रूप से बेहतर अंक प्राप्त करने में बड़ा लाभकारी होगा। आपके बेहतर रैंक के साथ चयन में बड़ा ही निर्णायक होगा। टीम दृष्टि का यह प्रयास भी है, और मैं प्रयास कर रहा हूं कि उत्तर लेखन क्षमता और दक्षता में आपके एक्सपर्टाइज तक आपको पहुंचा सकूं, ताकि बेहतर अंक के साथ आप अपने चयन को भी सुनिश्चित कर सकें। आज इस सेशन को, इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका होगा। इस सेशन को ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं दूसरे प्रश्न के उत्तर में। स्मार्ट सिटी पर जो प्रश्न आया है उस पर तो आप सीखिए, जानिए और प्रयास कीजिए किस प्रकार से बेहतर अंक प्राप्त करें आप, ताकि बेहतर या अच्छे रैंक के साथ चयन भी हो सके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।